हेलो एवरीवन, आप सबका ऑनलाइन एग्जाम सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है और आपकी तैयारी और अच्छी बनाने के लिए हम जो है टॉप 40 क्वेश्चन की सीरीज़ लेके आ रहे हैं। टॉप 40 साइंस की सीरीज़ आपकी बन चुकी है, टॉप 20 मैथ्स की बन चुकी है और टॉप 40 क्वेश्चन की एक न्यू वीडियो लेके आ रही हूँ। आप लोग सबसे पहले वीडियो पॉज करके क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, फिर मेरे साथ साथ चेक करिएगा कि आपका आंसर सही है कि नहीं है। और आपको वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा एंड प्लस सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो नए व्यूअर होंगे वो सब्सक्राइब कर देंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, आपकी सबकी डिमांड थी कि हिंदी में लेके आइए। हिंदी में तो नहीं मिला बट मिक्सअप मिला है क्वेश्चन, तो आप कोशिश करिएगा कि हिंदी में आप पढ़िएगा और मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बता दूंगी ताकि आपको हेल्प मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन कनिष्क का दरबारी नहीं था? हु ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट द कर्टियर ऑफ द कनिष्क? ऑप्शन है हमारे पास चरक, मेगस्थनीज, नागार्जुन, अश्वघोष। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 2, दैट इज मेगस्थनीज। कनिष्क के दरबारियों में चरक थे, नागार्जुन थे, अश्वघोष थे, पार्श्वा थे, वसुमित्रा थे, माथरा थे। ये सभी कनिष्क के दरबारी थे, लेकिन मेगस्थनीज जो थे वो चंद्रगुप्त के दरबारी थे, जिन्होंने अपनी बुक एक इंडिका लिखी थी जिसमें उन्होंने इंडिया के बारे में लिखा था, जो उसको उन्होंने देखा था। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर है ऑप्शन 2, मेगस्थनीज। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 में। क्वेश्चन नंबर 62 हमसे पूछ रहा है, हु वॉज द राइटर ऑफ मुद्रा राक्षस? मुद्रा राक्षस का लेखक कौन था? तो हमारे पास ऑप्शन है कालिदास, विशाखादत्त, अमर सिंह, शूद्रक। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 2, दैट इज विशाखादत्त। मुद्रा राक्षस के लेखक हैं विशाखादत्त। मुद्रा राक्षस जो है संस्कृत भाषा में लिखी गई है। ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य राजा के इंडिया में क्या पावर था उसको बताया गया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की ओर। क्वेश्चन नंबर 63 हमसे पूछ रहा है, द 4th बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस वॉज ऑर्गेनाइज्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच रूलर? चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किस शासक के शासनकाल में हुआ? हमारे पास ऑप्शन है कनिष्क, रुद्रदमन, अशोका, चंद्रगुप्त मौर्य। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 1, दैट इज कनिष्क। जो चौथा बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस था वो कनिष्क के द्वारा आयोजन किया गया था और इन्होंने कश्मीर के कुंडलावरम में किया था। और इसी सीरीज में चलिए थोड़ा सा हम इसके बारे में थोड़ा और पढ़ लेते हैं। 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुए थे, चारों के बारे में किसने आयोजन करवाया था और कहाँ पे किया था। तो पहला जो बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस था वो जो है राजगीर में हुआ था और उसको अजातशत्रु ने आयोजन करवाया था। दूसरा जो बौद्ध संगीति था वो कालाशोका ने करवाया था, वो उन्होंने वैशाली में करवाया था। तीसरा जो था वो अशोका ने करवाया था, पाटलिपुत्र में करवाया था। और ये चौथा जो है उसको कनिष्क ने कश्मीर में करवाया था। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, वेयर इज द जंतर मंतर सिचुएटेड? जंतर मंतर कहाँ स्थित है? ऑप्शन है हमारे पास सीकर, अजमेर, जयपुर, बीकानेर। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 3, दैट इज जयपुर। जंतर मंतर जो है जयपुर में स्थित है। इसको राजपूत के राजा सवाई जय सिंह सेकंड ने करवाया था, जो कि जयपुर के फाउंडर हैं। उन्होंने इसमें 19 आर्किटेक्चरल एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट का कलेक्शन बनवाया था, जहाँ पे वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्टोन सन डायल बना हुआ है और उसको यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट प्राप्त हुआ है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 में। क्वेश्चन नंबर 65 हमसे पूछ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंसिडेंट्स हैपेंड फर्स्ट? दिए हुए ऑप्शन में कौन सा इंसिडेंट सबसे पहले हुआ है? ऑप्शन है हमारे पास
सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, साइमन कमीशन, व्यक्तिगत सत्याग्रह। इंग्लिश में पढ़ते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, साइमन कमीशन एंड पर्सनल सत्याग्रह। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 1 दैट इज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्यों? क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था 1920 में हुआ था, क्विट इंडिया मूवमेंट जो था 1942 में हुआ था, साइमन कमीशन जो था 1928 में हुआ था, पर्सनल सत्याग्रह जो कि व्यक्तिगत सत्याग्रह है 1940 और 41 में हुआ था। तो सबसे पहली जो घटना है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है दिए हुए ऑप्शन में, जो कि 1920 में हुई थी। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 1। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 में। क्वेश्चन नंबर 66 हमसे पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट रिलेटेड टू द सीकर पीजेंट मूवमेंट। दिए हुए ऑप्शन में निम्नलिखित में से कौन सा एक सीकर किसान आंदोलन से संबंधित नहीं था। ऑप्शन है हमारे पास चेतराम, तुलछाराम, टीकूराम, देवलाल। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 4 दैट इज तुलचाराम, सॉरी ऑप्शन 4 दैट इज देवलाल। देवलाल जो थे वो सीकर आंदोलन से संबंधित नहीं थे। वो जो बाकी सब जो हैं चेतराम, तुलचाराम, टीकूराम, ये सब जो है सीकर किसान आंदोलन से संबंधित है। सीकर किसान आंदोलन जो है वो राजस्थान में हुआ था, क्योंकि जो राजा थे कल्याण सिंह, उन्होंने लैंड पे 25 से 50% का टैक्स इंक्रीज कर दिया था। इसी के विरोध में ये सीकर किसान आंदोलन जो है चलाया गया था। तो यहाँ पे राइट आंसर है हमारा ऑप्शन 4 दैट इज देवलाल। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 में। क्वेश्चन नंबर 67 हमसे पूछ रहा है, पहले हम इंग्लिश से पढ़ लेते हैं। मैच लिस्ट 1 विद द मैच लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन बाय चूजिंग फ्रॉम द गिवन ऑर्डर। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए एवं निम्नांकित कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए सूची 1 सूची 2 हम चेक करते हैं। पहला हमको दिया है फ्लाइंग शटल लूम, जिसका आंसर है जॉन के। स्पिनिंग जेनी, जिसका आंसर है जेम्स हरग्रीव्ज। वाटर फ्रेम, जिसका आंसर है रिचर्ड ऑकराइट। म्यूल, जिसका आंसर है सैमुअल क्रॉम्पटन। तो ये वाला जो ऑप्शन है हमारा 4 3 2 1, ये हमारा फोर्थ आंसर सही है। राइट आंसर इज ऑप्शन 4 4 3 2 1, क्योंकि फ्लाइंग शटल लूम जो है वो जॉन के द्वारा इन्वेंट किया गया था। स्पिनिंग जेनी जो है वो जेम्स हरग्रीव्स के द्वारा इन्वेंट किया गया था। वाटर फ्रेम जो है वो रिचर्ड ऑकराइट के द्वारा खोजा गया था। और म्यूल जो है वो किसके द्वारा खोजा गया था? सैमुएल्सन क्रॉम्पटन के द्वारा खोजा गया था। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 हमसे पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन है हमारे पास रोपड़ पंजाब, लोथल हरियाणा, रंगपुर गुजरात, कालीबंगा राजस्थान। तो इसमें से जो सुमेलित नहीं है वो हमारा है लोथल हरियाणा। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 2 लोथल हरियाणा, बिकॉज लोथल जो है हरियाणा सुमेलित नहीं होता है, वो गुजरात में है, जहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन का डॉकयार्ड प्रेजेंट है, बंदरगाह उपस्थित है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 से पूछ रहा है भारत के किस शासक को जाट जाति का प्लेटो कहा जाता है। विच रूलर ऑफ बीकानेर इज कॉल्ड द प्लेटो ऑफ द जाट कास्ट। जो जाट कास्ट के प्लेटो किसको कहते हैं? तो हमारे पास ऑप्शन है राजा राम, सूरजमल, बदन सिंह, चूड़ामन। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 2 दैट इज सूरजमल। थोड़ा सा हम इनके बारे में पढ़ लेते हैं। सूरजमल जो थे वो हिंदू जाट रूलर थे राजस्थान के, जिनका कंट्रोल जो था इंडिया के अभी के स्थिति में आगरा, अलीगढ़, भरतपुर, धौलपुर, इटावा, गुड़गांव, बहुत सारी जगह में हुआ था। वो बहुत ही अच्छे शासक थे। थोड़ा सा हम प्लाटो के बारे में पढ़ते हैं। प्लाटो एक फिलोसफियन थे जिनके गुरु सुकराट थे
और प्लाटो जिनको पढ़ाए थे वो थे अरिस्टोटल। अरिस्टोटल के गुरु प्लाटो थे। अरिस्टोटल जो हैं जीव विज्ञान के जनक कहलाते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी कहलाते हैं। जीव विज्ञान के पितामह अरिस्टोटल कहलाते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 में। क्वेश्चन नंबर 70 हमसे पूछ रहा है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी के साथ कौन सी संधि की गई थी? आफ्टर द एंड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर विच ट्रीटी वॉज मेड विद जर्मनी? हमारे पास ऑप्शन है वर्साई की संधि, ट्रियाना की संधि, न्यूली की संधि, बर्लिन की संधि। ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, ट्रीटी ऑफ ट्रियाना, ट्रीटी ऑफ न्यूली, ट्रीटी ऑफ बर्लिन। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 1, दैट इज ट्रीटी ऑफ वर्साई। ट्रीटी ऑफ वर्साई जो है वो प्रथम विश्व युद्ध के ख़त्म होते ही जर्मनी के साथ ये संधि की गई थी। ये एक शांति की संधि की गई थी, क्योंकि इसमें वर्ल्ड वॉर का शुरू होने का सबसे बड़ा रीजन था जर्मनी, इसलिए उसको पनिशमेंट के रूप में उनको बोला गया था कि आप जो हैं तो कुछ मनी मतलब पे करेंगे, प्लस आपको शांति बना के रखना पड़ेगा। थोड़ा सा हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में पढ़ लेते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जैसे कि मैंने बताया था 1914 से लेकर के 1918 के बीच में हुआ था, और जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है वो 1939 से लेकर के 1945 के बीच में हुआ था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो क्यों हुआ था? ये जो है ऑस्ट्रिया के जो आर्कड्यूक फ्रेंच फर्डिनेंड जो थे उनकी हत्या कर दी गई थी। इसी को लेकर के बहुत ज़्यादा बवाल बन गया था, और इन्होंने पूरे यूरोप में लड़ाई छिड़ गई थी, जिसमें दो पार्टी थी, एक सेंट्रल पावर था, एक एलाइड पावर था। सेंट्रल पावर के अंतर्गत थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बुल्गारिया, ऑटोमन एम्पायर। और एलाइड पावर के अंतर्गत कौन था? ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, इटली, रोमानिया, जापान एंड यूएस। और इसमें जीता कौन था? इसमें जीत हुई थी एलाइड पावर की, इसलिए एलाइड पावर ने जर्मनी के साथ संधि की थी। कौन सी संधि? ट्रीटी ऑफ वर्साइल, जो कि पेरिस में हुई थी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 में। हु वॉज द पब्लिशर ऑफ संवाद कौमुदी? संवाद कौमुदी का प्रकाशक कौन था? सो राइट आंसर इज ऑप्शन 2, दैट इज राजा राम मोहन रॉय। ये वन लाइनर है, इसलिए हम जल्दी जल्दी करेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, थोड़ा सा संवाद कौमुदी के बारे में पढ़ते हैं। संवाद कौमुदी जो है एक बंगाल का वीकली न्यूज़पेपर था, जो कि कोलकाता में पब्लिश होता था। ये राजा राम मोहन राय के द्वारा पब्लिश होता था। क्वेश्चन नंबर 72। अब हम ज्योग्राफी के पोर्शन में आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 72 हमसे पूछ रहा है, भारत के किस प्रधानमंत्री ने बहुउद्देशीय जल परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था? ऑप्शन है हमारे पास पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 1, दैट इज पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की ओर। क्वेश्चन नंबर 73 हमसे पूछ रहा है, रबी की फसल है, रबी क्रॉप इज चावल, चना, मक्का, सोयाबीन। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 2, दैट इज ग्राम। रबी की फसल में ग्राम आता है। रबी की फसल जो है विंटर टाइम पे बोई जाती है, और स्प्रिंग टाइम पे इसकी कटाई हो जाती है। थोड़ा सा हम खरीफ के बारे में पढ़ लेते हैं। खरीफ की क्रॉप जो होती है वो जून टाइम पे, मतलब कि समर टाइम पे बोई जाती है, और जो हमारा रेनी सीजन रहता है उसके लास्ट तक में, मतलब कि लास्ट तक में उसको काट लिया जाता है, मतलब अक्टूबर नवंबर टाइम तक में उसको कटाई कर दी जाती है, जिसमें खरीफ में राइस मेज आता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 में। क्वेश्चन नंबर 74 हमसे पूछ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉपर माइन सिचुएटेड इन राजस्थान? निम्नलिखित में से कौन सी एक राजस्थान में स्थित तांबे की खान है? ऑप्शन है हमारे पास मोरजा, बानोल, डोगारा भाकरी, जवार, खेतड़ी, सिंघाना। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 4, दैट इज खेतड़ी सिंघाना। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की ओर। क्वेश्चन नंबर 75 हमसे पूछ रहा है, सूची 1 को सूची सेकंड से सुमिलित कीजिए एवं नीचे दिए हुए कूटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए हम देखते हैं। एक लिस्ट ये दी हुई है, दूसरी लिस्ट ये दी हुई है। दोनों लिस्ट को हमको सही मतलब राइट वे पे मैच करना है। इसमें हमको क्या दिया हुआ है? फर्स्ट में दिया है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, यानी कि लौह इस्पात संयंत्र, और दूसरे में राज्य दिया है, मतलब कि स्टेट दिया है जहाँ पे ये स्थित है।
फर्स्ट है हमारा दुर्गापुर, दुर्गापुर है पश्चिम बंगाल में, राउरकेला जो कि उड़ीसा में है, भिलाई छत्तीसगढ़ में है, बोकारो झारखंड में है। तो हमारा ये लिस्ट जो है फर्स्ट का 4 3 2 1 हमारा ऑप्शन 1 में है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 1, दैट इज 4 3 2 1। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से राजस्थान का सबसे सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान? ऑप्शन है हमारे पास जयपुर, भरतपुर, अलवर, दौसा। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 1, दैट इज जयपुर। जयपुर की जो है पॉपुलेशन डेंसिटी यानी कि जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है। पॉपुलेशन डेंसिटी होती क्या है? पॉपुलेशन डेंसिटी जो होती है पर किलोमीटर स्क्वायर एरिया में कितने लोग रहते हैं, वो उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी कहलाती है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 में। न्यू मंगलोर समुद्री पत्तन भारत के किस राज्य में स्थित है? न्यू मंगलोर सी पोर्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? ऑप्शन है हमारे पास कर्नाटका, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 1, दैट इज कर्नाटका। न्यू मंगलोर जो हमारा सी पोर्ट समुद्री पत्तन जो है वो कर्नाटका में है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 में। निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु ऊर्जा खनिज है? ऑप्शन है मेरे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एटॉमिक एनर्जी मिनरल्स? कोल, पेट्रोलियम, बेरिलियम, नेचुरल गैस। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 3, दैट इज बेरिलियम। एटॉमिक एनर्जी मिनरल जो है वो हमारा बेरिलियम है। बाकी कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस ये मिनरल्स नहीं हैं, ये कार्बन से बनी हुई चीज़ें हैं। अब हम चलते क्वेश्चन नंबर 79 में। क्वेश्चन नंबर 79 हमसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है? एमंग द फॉलोइंग द लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन ऑफ राजस्थान। ये मैंने राजस्थान का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन निकाला है, इसलिए इसमें राजस्थान पर्टिकुलर पूछ रहा है। तो आप जिस भी स्टेट के हैं तो वहाँ की पर्टिकुलर ज्योग्राफी को जरूर पढ़िएगा। पर्टिकुलर जिस भी स्टेट मतलब जिस भी राज्य के हैं वहाँ की विशेष जो भौगोलिक स्थिति है, कुछ स्पेशल चीज़ें, कुछ स्पेशल जो वहाँ के किंग रहे हों, इनके बारे में ज़रूर आप पढ़ लीजिएगा, ये आ सकता है। यहाँ पे हम राजस्थान की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, इसलिए इसमें राजस्थान दिया हुआ है। तो हम देखते हैं 23 डिग्री 3 मिनट पूर्वी अक्षांश से लेकर के 30 डिग्री 12 मिनट पूर्वी अक्षांश, 23 डिग्री 3 मिनट पश्चिमी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट पश्चिमी अक्षांश, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, 23 डिग्री 3 मिनट दक्षिणी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट दक्षिणी अक्षांश। हम जानते हैं कि जो हमारा इसमें क्या पूछा हमसे, अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार जो होता है वो साउथ से नॉर्थ की ओर बढ़ता है, लेकिन हमारा जो इंडिया है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पाया जाता है। तो जो हमारा लैटिट्यूडनल एक्सपांसन होगा वो नॉर्थ में होगा, और नॉर्थ में हमको ऑप्शन 3 मिल रहा है। सो राइट आंसर जो ऑप्शन 3, दैट इज 23 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड टू 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 हमसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फॉल्स इन द अरेबियन सी? ऑप्शन है मेरे पास ताप्ती, कृष्णा, कावेरी, महानदी। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 1, दैट इज ताप्ती। ताप्ती और नर्मदा ताप्ती नर्मदा जो है ऐसी रिवर है जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, मतलब पश्चिम की ओर बहती हैं, पश्चिम की ओर बह करके अरेबियन सी में गिरती हैं। बाकी मैक्सिमम रिवर जो होती हैं वो पूर्व की ओर बहती हैं और वे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 में। क्वेश्चन नंबर 81 हमसे पूछ रहा है मावठ क्या है? व्हाट इज मावठ? तो हम पढ़ते हैं, हिंदी में आप पढ़ लीजिएगा, मैं इंग्लिश से पढ़ देती हूँ। रेनफॉल नियर द मलाबार कोस्ट इन समर सीजन, वार्म विंड्स विच ब्लो इन राजस्थान इन समर सीजन, रेनफॉल ड्यू टू मेडिटेरेनियन साइक्लोन इन विंटर सीजन, साइक्लोन ऑफ द अरेबियन सी। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 3, दैट इज रेनफॉल ड्यू टू मेडिटेरेनियन साइक्लोन इन विंटर सीजन। मावठ क्या है हमारा? शीत ऋतु में जो भूमध्य सागरीय चक्रवातों से होने वाली वर्षा होती है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 में। राजस्थान में किस वृक्ष को कल्प वृक्ष कहा जाता है? विच ट्री इज नोन एज कल्प वृक्ष इन राजस्थान? हमारे पास ऑप्शन है रोहिरा, केर, बेर,
खेजड़ी। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 4 दैट इज खेजड़ी। जो कल्प वृक्ष राजस्थान में है वो खेजड़ी कहा जाता है। कल्प वृक्ष क्या होता है, वो एक रिलीजियस टाइप का होता है जिसमें हम पूजा करते हैं। तो राजस्थान में जो है खेजड़ी ट्री की पूजा की जाती है, इसको हम कल्प वृक्ष बोलते हैं। अब हम पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से जो लोकतंत्र के बहुलवादी सिद्धांत का समर्थक है वह है। अमॉन्ग द फॉलोइंग हु इज द सपोर्टर ऑफ द प्लूरलिस्टिक थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी। हमारे पास ऑप्शन है J.S. मिल, T.H. ग्रीन, होबर्स, H.G. लास्की। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 4 दैट इज H.J. लास्की। बहुलवादी सिद्धांत का मतलब क्या होता है कि जो पावर होता है किसी देश का वो एक जगह पे ना हो करके, किसी एक पे ना हो करके हर जगह पे वो पावर डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, इसको हम बोलते हैं। तो इसको कौन सपोर्ट करता था? H.L. लास्की। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 में। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? हु डिसाइड वेदर अ विल इज अ मनी विल और नॉट? ऑप्शन है हमारे पास प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, स्पीकर ऑफ लोकसभा, वाइस प्रेसिडेंट। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 3 दैट इज स्पीकर ऑफ द लोकसभा। लोकसभा के अध्यक्ष ये डिसाइड करते हैं कि जो बिल पास हुआ है वो मनी बिल, जो बिल है वो मनी बिल है कि नहीं है, वो ही डिसाइड करेंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की ओर। क्वेश्चन नंबर 85 हमसे पूछ रहा है, राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? ऑप्शन है मेरे पास राज्यसभा, लोकसभा, राज्य विधान परिषद। हु हैज़ द राइट टू डिक्लेयर अ सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट्स लिस्ट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस? किसके पास जो है राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने का अधिकार है? सो राइट आंसर इज ऑप्शन 1 दैट इज राज्यसभा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 में। वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? एट प्रेजेंट हाउ मेनी हाई कोर्ट्स आर देयर इन इंडिया? ऑप्शन है मेरे पास 22, 24, 26, 29। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 2 दैट इज 24। 20 टोटल। ये जो पिछले साल क्वेश्चन हुआ था उस टाइम पे हमारे 24 हाई कोर्ट थे, लेकिन करेंटली अभी जो है तेलंगाना हाई कोर्ट बना है और इसके बनते ही हमारे इंडिया में टोटल हाई कोर्ट कितने हो गए हैं? 25। सो राइट आंसर 25, लेकिन यहाँ पे हमारा उस टाइम पेपर के हिसाब से 24 होगा। अब आपका जो पेपर आएगा आपसे पूछेगा कि हमारे इंडिया में कितने उच्च न्यायालय है या फिर हाई कोर्ट है, तो आप क्या टिक लगाएंगे? 25। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 में। क्वेश्चन नंबर 87 हमसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से राज्य सरकार में जो सम्मिलित है वो हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द स्टेट गवर्नमेंट? स्टेट गवर्नमेंट में क्या क्या इंक्लूडेड होते हैं? पहला है गवर्नर, कैबिनेट, चीफ मिनिस्टर। गवर्नर तो होता है, कैबिनेट और चीफ मिनिस्टर जो है तो स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर आ जाते हैं, तो ये एग्जीक्यूटिव को शामिल नहीं किया है ये। सेकंड है जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, चीफ मिनिस्टर। थर्ड है स्टेट लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। फोर्थ है कैबिनेट, स्टेट लेजिस्लेटर, गवर्नर। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 3 दैट इज स्टेट लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। क्योंकि स्टेट लेजिस्लेटर के अंदर हमारा कैबिनेट आ जाता है, चीफ मिनिस्टर आ जाता है, एग्जीक्यूटिव हो गया जिसके हमारा कैबिनेट आता है, जुडिशरी हो गया जिसमें हमारे पूरे जज, हाई कोर्ट वगैरह, जुडिशरी हो गया जिसमें हमारे जज आते हैं, जज और एडवोकेट वगैरह आते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88 में। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88 में। सॉरी, हम सोशल साइंस का कर रहे थे, वो गलती से बैक हो गया, सॉरी। कंटिन्यू करेंगे। कौन से क्वेश्चन में तक हो गया था हमारा? 82 हो गया था, हाँ 82 हो गया था, 83 हो गया था, 84 हो गया था, 85 हो गया था, 6 भी हो गया था, 87 पढ़ रहे थे। तो 87 का हमारा राइट आंसर है स्टेट लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88 में। क्वेश्चन नंबर 88 हमसे पूछ रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा अंतर्गत प्रत्येक उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय के रूप में स्थापित किया गया? अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ईच हाई कोर्ट हैज़ बीन एस्टेब्लिश एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड? तो हमारे पास ऑप्शन है अनुच्छेद 215, अनुच्छेद 216, अनुच्छेद
221 अनुच्छेद 222। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 2 दैट इज आर्टिकल 216 अनुच्छेद 216। हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त वह कौन सा मौलिक अधिकार है जो सभी मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है? विच फंडामेंटल राइट इज गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट ऑल फंडामेंटल राइट? हमारे पास ऑप्शन है राइट टू लिबर्टी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू इक्वलिटी। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 2 दैट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो कि आता है आर्टिकल 32 में। अगर हमें जो 6 फंडामेंटल राइट है, जिसमें 5 फंडामेंटल राइट हम अगर हमको नहीं मिल रहा है तो हम 6वें फंडामेंटल राइट के अकॉर्डिंग, जो कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज है, उसके अकॉर्डिंग हम कोर्ट में जा करके अपने फंडामेंटल राइट के लिए, अधिकार के लिए मांग कर सकते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। पंचायती राज व्यवस्था की सर्वोच्च इकाई है। द हाईएस्ट यूनिट ऑफ पंचायती राज सिस्टम इज। ऑप्शन है हमारे पास जिला परिषद, पंचायती समिति, ग्राम पंचायत, ग्राम सभा। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 1 दैट इज जिला परिषद। सबसे छोटा होता है ग्राम पंचायत होता है, फिर उसके बाद होता है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन यानी कि नगर पंचायत, फिर जिला परिषद होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91 में। भारत में मताधिकार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष कब लागू की गई? व्हेन वाज द मिनिमम एज ऑफ 18 ईयर्स फॉर फ्रेंचाइज इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया? तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन 3 दैट इज 1987। 1987 में भारत में मताधिकार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष की गई थी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92 में। गुट निरपेक्षता को एक आंदोलन का रूप देने में किस भारतीय महान राजनेता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? विच इंडियन पॉलिटिशियन प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल टू मेक नॉन अलाइनमेंट एज अ मूवमेंट? ऑप्शन है हमारे पास पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री और सरदार वल्लभ भाई पटेल। राइट आंसर इज ऑप्शन 1 दैट इज जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 93, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करते हुए सही कूट का चयन कीजिए। चलिए देखते हैं सूची 1 सूची 2। भारतीय सभा के स्थायी अध्यक्ष, तो हम जानते हैं भारतीय सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय सभा के वैधानिक सलाहकार, भारतीय सभा के वैधानिक सलाहकार मतलब कि लीगल एडवाइजर, अच्छा लीगल एडवाइजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, वो है हमारे BN राय। चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, ये है हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी के थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डी है टेम्परेरी चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ये है हमारे सच्चिदानंद सिन्हा। तो हमारा सीक्वेंस यहाँ पे है 2 1 4 3, तो यहाँ पर 2 1 4 3 ऑप्शन 2 में आ रहा है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 2। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94। अब हमारा इकोनॉमिक का पोर्शन शुरू हो गया। चलिए जल्दी जल्दी इसको फटाफट करते हैं वन लाइनर वे में। द नेशन विथ अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाला राष्ट्र कौन सा है? ऑप्शन है हमारे पास रशिया, रूस, चाइना, जापान, बुल्गारिया। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 3 दैट इज जापान। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है? जिसमें देश में जो व्यापार करते हैं उनका सबसे ज़्यादा अधिकार रहता है और वही सब डिसीजन लेते हैं। और सोशलिस्ट इकोनॉमी कौन सा होता है? जिसमें गवर्नमेंट मेन पावर होता है, वो डिसाइड करता है क्या होगा क्या नहीं होगा, कौन सी चीज़ बनानी है और कौन सी नहीं बनानी है। और एक मिक्स इकोनॉमी होता है जिसमें हमारा कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट दोनों होता है, और जिसमें सरकार का भी अधिकार रहता है और मार्केट का भी अधिकार रहता है, दोनों मिलजुल करके काम करते हैं। तो इस टाइप की मिक्स इकोनॉमी हमारे इंडिया की है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95 में। श्वेत क्रांति का संबंध है। द वाइट रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू। वाइट रिवोल्यूशन से हमसे पता चलता है मिल्क सफ़ेद होता है, इसलिए इसके प्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। इसके फादर कौन है? वर्गीस कुरियन। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96 में। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करने वाली संस्था है। द इंस्टीट्यूशन कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम इन इंडिया इज। ऑप्शन है हमारे पास सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, फाइनेंस कमीशन, सेंट्रल बैंक, नीति आयोग। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 1 दैट इज सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। इसके द्वारा जो है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया जाता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97 में। क्वेश्चन नंबर 97 हमसे पूछ रहा है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई। द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वॉज इस्टेब्लिश्ड इन। कब इस्टेब्लिश हुई थी? ऑप्शन है हमारे पास 1 जनवरी 1935, 1 अप्रैल 1935, 1 जनवरी 1995, 1 अप्रैल 1995। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 3 दैट इज
1 जनवरी 1995। इसका हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है वॉशिंगटन DC, USA में है, अमेरिका। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98 में। क्वेश्चन नंबर 98 हमसे पूछ रहा है, भारत में मुद्रास्फीति का कारण है, द रीजन ऑफ इन्फ्लेशन इन इंडिया इज, मतलब महंगाई का कारण क्या है। चलिए हम ऑप्शन पढ़ते हैं, हिंदी आप पढ़ लीजिएगा, मैं इंग्लिश वाला पढ़ देती हूँ। रैपिड ग्रोथ इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, मतलब कि कृषि उत्पादन में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाना। रैपिड ग्रोथ इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, औद्योगिक उत्पादन में तेज वृद्धि। लो लेवल ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, सार्वजनिक व्यय का निम्न स्तर। हाई लेवल ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, सार्वजनिक व्यय का उच्च स्तर। राइट आंसर इज ऑप्शन 4, दैट इज हाई लेवल ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। अगर पब्लिक जो है बहुत ज़्यादा खर्च करेगी, मतलब कि बहुत ज़्यादा उनकी आय बढ़ेगी तो खर्च करेगी, तो उनकी डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ते ही वो जो चीज़ रहेगी, ऑब्जेक्ट रहेगा, उसकी प्राइस बढ़ जाती है। अगर लोगों के पास पैसा ही नहीं रहेगा, पब्लिक एक्सपेंडिचर ही नहीं रहेगा, खर्च करने के लिए पैसा नहीं रहेगा, तो वो डिमांड ही नहीं करेंगे, डिमांड नहीं करेंगे तो महंगाई नहीं बढ़ेगी। इसलिए महंगाई बढ़ने का कारण क्या है, हाई लेवल ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, यानी सार्वजनिक व्यय का उच्च स्तर। हम चलते क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 से पूछ रहा है, साख का संस्थागत स्रोत है, द इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ क्रेडिट इज। राइट आंसर इज ऑप्शन 3, दैट इज कॉमर्शियल बैंक, वाणिज्यिक बैंक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100 में। भारत में उपभोक्ता द्वारा 1 करोड़ रुपए से अधिक मूल्यों की वस्तुओं का वाद दर्ज कराया जा सकता है। इन इंडिया केसेस ऑफ गुड्स मोर देन 1 करोड़ ऑफ रुपीज कैन बी फाइल्ड बाय द कंज्यूमर। अगर मान लीजिए किसी भी कंज्यूमर, उपभोक्ता को 1000 का नुकसान होता है, तो वो कहाँ पे इसका शिकायत करवाएगा। ऑप्शन है हमारे पास, ब्लॉक फोरम, डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन, नेशनल कंज्यूमर प्रोटेक्शन कमीशन। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 4, दैट इज नेशनल कंज्यूमर प्रोटेक्शन कमीशन। राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण आयोग में वो शिकायत दर्ज करा सकता है। यहाँ पे हमारी वीडियो ख़त्म हो रही है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल की होगी। आप इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि बहुत सारे जिनको भी इसकी ज़रूरत है, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो प्रिपरेशन अपनी अच्छी कर सके। और कोविड-19 है, इसलिए इसलिए आप हेल्दी रहिए, सेफ रहिए, प्लस हमेशा मुस्कुराते रहिए। अब अगली वीडियो आपको मिल जाएगी सोशल साइंस की। अब हम मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।